अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। भारत का एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसके नतीजे में खित्ते की दो एटमी क़ुव्वतें एक बार फिर आमने सामने। एक पूरी हिस्ट्री है भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की, जिसमें 2007 का समझौता एक्सप्रेस सानेहा हो या 2008 के मुंबई अटैक्स, उसके अलावा 2018 में केरला में सयाहों पर हमला, या 2019 में पुलवामा अटैक, या 2023 में राजौरी भारतीय फौजियों का हलाक होना, और 2025 अब तो हद ही हो गई जब 26 सयाह भारत में पहलगाम में एक खूनरेजी का वाक़या हुआ और वहाँ पर इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया। और मज़ाक़ खेज़ बात यह है कि ये वाक़या जो है वो हुआ, जो FIR कटी है उसके मुताबिक, जो खुद इंडियन गवर्नमेंट ने FIR काटी है और भारतीय मीडिया के ऊपर आई है, ये FIR जो कटी है ये उस जाए वक़ुआ से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर है, 6 किलोमीटर दूर है। और इसमें अचंभा यह है कि अकॉर्डिंग टू दिस FIR ये हमला जो है 1:50 से 2:20 तक जारी रहा, और 2:20 के बाद सिर्फ 10 मिनट बाद इसकी FIR कट जाती है और पाकिस्तान को उसमें जो है मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है। भारत कहाँ लेकर जा रहा है इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पूरे खत्ते के अमन को, ये हम जानेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि एक पूरी तारीख रही है भारत में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, इस मरतबा पाकिस्तान ने कितना मौसर जवाब दिया है इस भारतीय एडवेंचरिज्म का, ये बताइएगा। आई थिंक एक तो हमारा बड़ा मेजर्ड है रिस्पांस, एग्रेसिव भी है और आई थिंक बड़ा कैलकुलेटेड है हर लिहाज से। इसमें जब भी रिस्पांस होता है आई थिंक 3-4 डोमेन उसमें देखनी चाहिए। नंबर 1, डिप्लोमेटिकली भारत ने जो किया उसका तो फैक्ट टिट फॉर टैट हुआ, और बाकी रहा कि डॉक्टर खारजा ने शायद अभी ब्रीफ करना है एम्बेसडर्स को, और फिर जितने भी हमारे सफरा हैं बाहर मुल्कों में उनको चाहिए कि इस चीज़ को करें, बिकॉज भारत अभी इस पर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली मूव कर रहा है। फिर आ जाता है जो बेसिकली लीगल कह लें, या जो हमारा जो मुआहदे हैं जो इंटरनेशनल, लेट्स से चाहे संतास का मुआहदा है, शिमला एग्रीमेंट है, तो उसमें भी एक तो पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया भारत का यूनिलैटरल डिसीजन जो है टू सस्पेंड इंडस वाटर ट्रीटी, और वो कर भी नहीं सकते। अभी वो बहाने बना रहे हैं कि जी एग्रीमेंट के अंदर तो नहीं लिखा हुआ था ट्रीटी में, लेकिन ये है कि इट अलाउज लेट्स से उनको जिनेवा कन्वेंशन अलाउ करता है जी कि आप रिव्यू कर सकते हैं ऑल दैट। और फिर मिलिट्री का आई थिंक जो एस्पेक्ट है जो रिफ्लेक्ट हुआ, जो विल और विजन है वो बड़ा क्लियर है। और इसमें आई थिंक एक और चीज़ जो पाकिस्तान ने ऐड की है वो ये है कि सिंस वाटर इज नेशनल इंटरेस्ट और इंडस वाटर ट्रीटी है, जो पाकिस्तान का शेयर एक कतरे का डिफेंस किया जाएगा, और अगर इसकी वायलेशन होती है, कोई स्ट्रक्चर बनता है उस पर उसकी वायलेशन होती है या किस तरह की हरकत होती है फिजिकली, तो फिर उसमें ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पार्क फुल थ्रॉटल के साथ, फुल फोर्स के साथ अप्लाई होंगे। तो इसका मतलब है कि इसमें एक्शन भी इन्वॉल्व हो सकता है। मैं भारत को रिमाइंड करा रहा था 2-3 चैनल पे आज और कल कि अगर आप समझते हैं कि यूनिलैटरली आपने कर दिया तो दरिया तो फिर 6 हैं, तो 3 आपने फर्ज करें, आप समझते हैं कि इसके ऊपर आप अपना जो है कंट्रोल बढ़ाएंगे, तो टेक्निकली देन ऑल इज ओपन, फिर तो 6 के 6 दरिया फ्री हो गए, एंड देन नाउ वी हैव द ऑप्शन टू एक्चुअली हिट यू एनीवेयर, कोई भी स्ट्रक्चर चाहे रावी पे होता है, चाहे एग्जैक्टली वो जो बात है कि उन दरियाओं के ऊपर जो उनके पार प्रोजेक्ट्स हैं, जाहिर है कि फिर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो फिर वॉर में तो सब जायज होता है ना। जी जी, बड़ा जरूरी था। देखिए मैं अभी 2-3 चैनल्स पे था आज भी, ऑनेस्टली मैं आई थॉट कि शायद इनमें से कोई सैनिटी होगी। आई वुड से कि दुनिया का बदतमीज तरीन मीडिया अगर आपने देखना है तो वो इस वक्त इंडियन मीडिया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ चाहे वो इंग्लिश का है, उर्दू का है। मैं तो कहूँगा कि लोग कहते हैं फलाना कुतुब मीनार है जहालत का, बेसिकली बदतहजीबी का, गालम गलोच के अलावा कोई आर्गूमेंट नहीं है। दे हैव अ मॉडस ऑपरेंडी है कि लोगों को बिठा के पोस्टर बना के और उसके बाद बैशिंग शुरू कर दे, लिटरली दे वर अब्यूसिव नो एवरी लेवल, और उसके जवाब में भी इंसान क्या करे। तो कि आरएसएस ने जी सर वो रैशनल के ऊपर तो बात ही नहीं हो रही ना वहां पर। ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त ये जो FIR आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी और इंतहाई मज़ाक़-ए-ख़ेज़ है और ख़ुद ये मशकूक बना रही है पूरे मामले को, तो पीछे जो पूरा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हमेशा पाकिस्तान जो है उसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इंडिया जो है और उसका मीडिया इसके नताइज क्या निकालना चाहता है, कहाँ लेके जाना चाहता है सूरत हाल को? जिसमें आई थिंक चाहे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देख लें, असल में होता है कि झूठ के पाँव नहीं होते। आज भी ये डिस्कस हो रहा था कि जब आप फॉल्स फ्लैग करते साफ दैट इट्स बेस्ड ऑन फेक
नैरेटिव भी है, फेक एक्शन है, आपने अपने मारे। अभी आया था कि जब उसको ट्रेस करते हैं, खुरा निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर जो है झूठ जो है बेनकाब हो जाता है। तो इस FIR का बड़ा 2-3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो ये है कि अगर 10 मिनट में FIR आ गई, वो कौन लोग थे जिन्होंने जाके वहां पे करवाई, बिकॉज टेक्निकली अगर ये 10 मिनट की दूरी पे था, 5-6 किलोमीटर, तो पुलिस इसी थाने की वैसे क्यों नहीं पहुंची? व्हाई दे शुड नॉट हैव कम? वेयर वाज द मिलिट्री कैंप? अगर आप देखें जो इलाका है पहलगाम का, इट इज वन ऑफ इज नोन एज द टूरिस्ट पैराडाइज, और बॉलीवुड वहाँ पे बहुत ज्यादा फिल्में फिल्में बनाता है, एंड दे क्लेम इट के लैंड इस इलाके का। तो डिस्पाइट की ऑक्यूपाइड है, तो ये आई थिंक बड़ा हेविली गार्डेड है। अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है महीने तक, तो ऑलरेडी बड़ी हैवी डिप्लॉयमेंट होती है। तो यहाँ तक हुआ कि नेवी का एक लेफ्टिनेंट इनका मारा गया, और वो उसकी बहन अभी कह रही है मीडिया पे जी कि 1.5 घंटा उसकी लाश तड़पती रही। नोबडी कैन, बिकॉज दे प्रोबब्ली वांटेड के जो जिनको लगी हैं गोलियां वो दे विल डाई एंड पेरिश। और अभी असल में बहुत ज्यादा आवाज उठ रही है विद इन कश्मीर एंड विद इन इंडिया। यस, मैं उसी तरफ आ रहा था सर, मैं उसी तरफ आ रहा था कि क्या आपकी ऑब्जर्वेशन इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पे खुद इंडिया के अंदर जो वहाँ की सिविल सोसाइटी भी आवाज उठा रही है, और जब आप के ऊपर जाते हैं तो फिर वो मीडिया फिर इमोशनल होने के अलावा कुछ नहीं है उनके पास। जी, उसमें भी आप देखें, अभी एक MP हैं या MLA हैं नस्ल असम के, मुस्लिम है, उन्होंने बात कर रही इस हिस्से में कि इंक्वायरी आपने की नहीं और इल्जाम धर दिया, तो उनको अरेस्ट कर ली गई, जस्ट इमेजिन ही हैज बीन अरेस्टेड। उसके बाद जो है सबसे जुल्म हो रहा है कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ। एक तरफ आप कह रहे हैं जी कि इसमें सारा कश्मीर हमारे साथ, ये एक नैरेटिव चल रहा है, और एक तरफ कश्मीरी जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे लेट्स से वर्कर्स हैं, बाकी स्टेट्स में जाते हैं, काम करते हैं ऑक्युपाइड कश्मीर पे, उनको मारा जा रहा है, उनको प्रोटेक्टिव सिख कर रहे हैं। लाइक पंजाब में, हरियाणा में सिखों ने कहा जी हमारे घरों में आ जाए, क्योंकि उनको इक्वेट कर दिया गया, कश्मीर का घर भी आई थिंक उन्होंने बर्न डाउन कर दिया, ये इन्वॉल्व था। अभी कुछ नाम आ रहे हैं, अभी आप ये देखेंगे कि पाकिस्तानी कैदी तो होते हैं, लाइक मछेरे पकड़े जाते हैं। एग्जैक्टली ये एक सर ये भी बताइएगा कि प्रोएक्टिव अप्रोच कहेंगे आप पाकिस्तान की, कि जिसमें उसने जो इंडिया के अंदर पाबंद सलासल हैं पाकिस्तानी, उनके नाम, उनकी लिस्टें जारी कर दी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको जेलों से निकाल कर और उनका इनकाउंटर उनका कर दे और उसके बाद बोलें कि ये लोग इसमें मुलव्विस थे। जी जी बिल्कुल, इसमें एक DSP है पंजाब के भी, लास्ट टाइम उसका बड़ा नाम चला था कि ही वाज एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और जो पुलवामा का हो तो उसके अंदर भी उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो मेरे ख्याल में भी ये भोंडा सा ड्रामा जो है, बिकॉज साफ है जब आप झूठ को कवर करते हैं तो फिर मिस स्टेप्स होंगे, एंड देन फिर आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द डे फिर ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं फिर अपना जो है ना एक्सपोज हो जाएंगे। अभी एक मिसाल बालाकोट की है, इसमें सत्यापाल मलिक, जिसको मैं हमेशा सत्यानाश मलिक कहता हूँ, बिकॉज कश्मीर को सत्यानाश मलिक सत्यानाश किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर था, वो खुद मानता है डिस्पाइट के BJP का बहुत बड़ा प्रो होता कि यह एडवाइस मोदी की ये ना करो, ये जो आप कार्रवाई कर रहे हैं, और अनाब गोस्वामी के इस्तेमाल से इंफॉर्मेशन थी। तो फॉल्स फ्लैग के तो ये मास्टर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में इनकी सुनी जाती है। अभी भी जो कंडेमनेशन आई है, देखिए पाकिस्तान ने भी कंडेम किया, अभी वो कह रहे हैं कि आपके साथ कोई नहीं है। फर्ज करें अगर लेट्स सऊदीया से या इवन पाकिस्तान ने कंडेम किया है कि टेररिज्म को हम हर सूरत में कंडेम करते हैं, जो लोग मारे उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया, वो उसको ले रहे हैं जी कि आपकी सपोर्ट में कोई नहीं। भाई हम तो कोई कटारे खड़े हुए, बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ तो केस बनता ही नहीं, आप पहले इंक्वायरी करें। अभी आई थिंक आवाजें उठ रही हैं, अभी कुछ ऑडियोज पकड़ी गई हैं जिसमें उनके BSF के एक कर्नल साहब हैं और एक उनका लेफ्टिनेंट है, जिसमें ये बात हो रही है जी कि ये तो मारने वाले को उधर चले गए, तो वहां तो हमारा कैंप एंड ऑल है, ये चीजें भी सामने आएंगी। तो मेरे ख्याल में इंतहाई आई थिंक भोंडा मजाक है। लेकिन अफसोसनाक चीज है कि आप एक फॉल्स फ्लैग से विद इन 24 आवर्स एक इंटरनेशनल माहदे को मनसूखी की तरफ ले जाते हैं, आप वॉर हिस्टीरिया क्रिएट करते हैं। आप जाएं इस वक्त चैनल्स पे, लिटरली ऐसे लगता था कि मेरे ना बोटियां नोच के खा जाएंगे इनके जर्नैल में, मतलब लिटरली दे वर बिहेविंग लाइक कि खुदा ना खास्ता कि हम जानवर हैं, एंड वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट जो वो फजा कायम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर इतना ज्यादा रिएक्शन है, चाहे नॉर्थ ईस्ट है, चाहे मुस्लिम है 30 करोड़, उसके साउथ इंडियंस दे आर नॉट विद देम, खालिस्तान पंजाब से बहुत ज्यादा आवाज उठती है कि आप जुल्म कर रहे हैं, और कश्मीर में आई थिंक बड़ी क्लैरिटी से लोगों को समझ आ रही है। फर्स्ट डे ही लोगों ने बोल दिया था जी कि 7 से 8 लाख फौज, मतलब हर 6 कश्मीरों पे एक फौजी आपने बिठाया हुआ है, हेविली फेंस्ड बॉर्डर है, और वहां पे इस तरह का उनकी मौजूदगी में इस तरह की कोई बात हो जाना फिर कितना बड़ा सिक्योरिटी जो है वो लैप्स है। हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर वकार हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, चूंकि अब बात की जा रही है कि इंडिया में खुद इसके खिलाफ भी आवाज़ें उठ रही हैं, इंडियन मीडिया जो इस वक्त बहुत एक भौचाल जो है वो और खित्ते को एक जंग के अंदर ढकेलना चाह रहा है, इसके खिलाफ भी आवाज़ें उठ रही हैं, अमन की आवाज़ें भी उठ रही हैं, लेकिन
जो लोग ये आवाज़ें उठा रहे हैं खुद उनके ऊपर भी तनकीद हो रही है और वो खुद भी थोड़े से डरे सहमे हुए हैं। बहरहाल जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब जो कि साबिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनसे मुलाकात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और इसी मामले को लेकर चलेंगे। न्यू दिल्ली से हमें ज्वाइन किया है जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब ने, जो कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं। काटजू साहब जो हैं उन्होंने हमेशा इंसानियत की बात की, मसावात की बात की, उन्होंने हमेशा अमन की बात की और उनकी सोच को दुनिया भर में पजीराई मिलती है। हमारे साथ मौजूद हैं काटजू साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपने हमेशा इक्वलिटी की बात की, मसावात की बात की, मोहब्बत की बात की, अमन की बात की, लेकिन इस वक्त जो तबले जंग भारतीय मीडिया में मचा हुआ है, क्या एक आम भारतवासी या एक आम भारतीय उसकी सोच को की अक्कासी कर रहा है? जो कुछ भी इस वक्त इंडियन मीडिया में हो रहा है, क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहा है एक आम इंडियन की आवाज को? देखिए ऐसा है, आप जानते हैं कि हाल में पहलगाम में जो वाकया हुआ जिसमें 26 या 28 हिंदू टूरिस्ट मारे गए, जो बिल्कुल निहत्थे थे, वो मिलिटेंट्स ने मार डाला, तो इसमें पूरे हिंदुस्तान में बड़ा गुस्सा है, क्योंकि ये सेलेक्टिवली हिंदू टारगेट हुए थे। तो अब देखिए, आम आदमी तो जज्बाती होता है, वो रैशनल होता नहीं, इमोशनल होता है। अब उनका है आम आदमी के कि भाई ये मुसलमानों ने किया है, पाकिस्तानियों ने किया है कि हिंदुओं पे अटैक, तो इसलिए हमको बदला लेना है। अब तो ये जज्बाती हो गए हमारे मुल्क के लोग। जो इंसान को अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए, आम आदमी नहीं रख पाता है, वो जज्बाती होता है। तो यहाँ के लोग बड़े गए हैं, पुकार है कि बदला लो बदला लो। अब भाई किससे बदला लो? वो जिन्होंने ये हादसा किया, वो मिलिटेंट, वो तो जंगल में भाग गए, अब वो गायब हो गए। तो किसने किया? अब ये पूरा ब्लेम आ रहा है कि भाई पाकिस्तान ने किया। तो भाई अब पाकिस्तान ने किया तो भाई क्या किया जाए? तो तमाम मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं कि हमला करो। तो देखिए, जंग जो है ये कहना आसान है, हाँ। हकीकत है जंग तो बड़ी सीरियस चीज होती है, ऐसे नहीं की जाती है। एक तो महंगी बहुत होती है और दूसरी जंग आप शुरू तो कर सकते हैं, मगर उसका अंजाम कहाँ होगा कोई नहीं कह सकता। हिटलर और नेपोलियन ने रूस पे हमला कर दिया था, ये समझ के बहुत जल्दी फतह कर लेंगे, मगर अंजाम हुआ वो दोनों हार गए। तो लिहाजा ये जंग की बात करना, और दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये सब बिल्कुल गैर जिम्मेदारी की बातें हो रही हैं। सर यू राइटली सेड कि एक आम आदमी जो है वो रैशनल नहीं होता, वो इमोशनल होता है। लेकिन जब मीडिया में ये कहा जा रहा है कि ये हमारा 7 अक्टूबर है और जंग छेड़ दो और बदला लो, मैं मीडिया स्पेसिफिक जरा मैं थोड़ा सा होना चाहूंगा, आखिर इंडियन मीडिया चाहता क्या है? वो क्यों इतना एस्केलेट कर रहा है इस मामले को? क्या वजह है उनके जहनों में? क्या है? हमारा मीडिया भी पागल हो गया और आपका मीडिया भी पागल हो गया। जब आपको याद होगा, जब बलूचिस्तान में वो जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ, आप लोग सब चिल्ला रहे थे कि हिंदुस्तान ने किया, हिंदुस्तान में किया। अरे कोई सबूत था आपके पास? कोई सबूत नहीं था, मगर मैं तो देख रहा सारी पाकिस्तानी मीडिया, सब लोग चिल्ला रहे थे कि ये हिंदुस्तान ने किया है। लेकिन सर वो जो सबूत बाद में जाफर के लेकर आए गए सामने, सबूत तो आए, लेकिन पहलगाम में क्या हुआ? पहलगाम में जो आज FIR आई है, आज की जो इस वक्त अब ज़ाहिर है कि इंडियन मीडिया के थ्रू इस वक्त पूरी दुनिया में वो आई है, ये वाकया हुआ है जनाब 1:50 से और 2:20 के दरमियान मुसलसल जो है ये वाकया होता रहा। ये वही FIR जो स्क्रीन पे भी हम दिखा रहे हैं,
और इसकी जो FIR दर्ज होती है वो सिर्फ 10 मिनट बाद, यानी 2:30 तक ये वाकया हुआ है और 2:20 तक और 2:30 पर इसकी FIR दर्ज हो जाती है। और जहां FIR दर्ज होती है वो स्टेशन जो है पहलगाम से 6 किलोमीटर दूरी पर है। ये आपकी FIR कह रही है जो हमारी स्क्रीन पे है। तो ये क्या सबूत था जो इस वक्त इसमें किया गया और पहले इसी लोगों को उसमें जो है वो नॉमिनेट भी किया हुआ है? ये तो सवाल बनते हैं ना सर। फिर देखिए, ऐसा है, मैं बताना चाहता हूं कि 2019 में पुलवामा में अटैक हुआ, आपको याद होगा, बिल्कुल, जिसमें 48 हमारे हिंदुस्तान के सिपाही मारे गए। वो बड़ा गुस्सा था हिंदुस्तान में कि भाई हमको बदला लेना है पाकिस्तान से, उन्हीं ने ये सब कराया। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर आपके थे इमरान खान, और उन्होंने एक बहुत ही बैलेंस्ड और कूल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा हम लोग समझ सकते हैं कि हिंदुस्तानियों का दुख दर्द कि उनके इतने लोग मारे गए, वी कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द इंडियंस, और हम लोग भी विक्टिम्स रहे हैं, शिकार रहे हैं दहशतगर्दी का। मैं कई हॉस्पिटल गया, वहां देखा कि किसी की बाजू नहीं है, किसी के आंख नहीं है, किसी का पैर नहीं है। तो हम लोग भी विक्टिम्स रहे हैं दहशतगर्दी के, तो हम समझ सकते हैं आपका दुख दर्द। तो आप जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन आप कहें, हम उसमें कोऑपरेट करने को तैयार हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट, बड़ा बैलेंस स्टेटमेंट एंड लाइक अ रियल स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि आप तय करिए किस तरह का आप इन्वेस्टिगेशन, तो सर कीजिए ना, सर इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना। इसमें हम कह रहे हैं कि इस वाकये की जांच होनी चाहिए, लेकिन 10 मिनट बाद ही 6 किलोमीटर दूर पे जाके जो है FIR कट जाती है और चीजें मशकूक हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़े सवालिया निशान है। और फिर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तो बहुत बड़ी तारीख है, अगर पीछे हम जाके देखें तो बहुत बड़ी तारीख है। बात सारी ये है कि इस वक्त किस तरीके से और कितनी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। मीडिया की आप बात करें, जाफर एक्सप्रेस में तो बहुत सारी चीजें सामने आई हैं और दुनिया को दिखाई गई है। सर आप दिखाइए ना फिर दुनिया को, आप दिखाइए दुनिया को। एक मिनट रुकिए। जब इस पे जो हमला हुआ, सारे आप लोग चिल्लाने लगे हिंदुस्तान ने किया, कोई सबूत नहीं था आपके पास, झूठ मत बोलिए, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कोई सबूत नहीं था। क्यों झूठ बोल रहे हैं सर? वो दुनिया को सबूत, वो जो तालिबान करिएगा। मैं जा रहा हूं, जब आप सुनने को तैयार नहीं, मैं आपके इंटरव्यू से जाना है, आप सुनने को तैयार नहीं, आप भरे हुए हैं और झूठ बोलने के। सर हम माजरत के साथ हम तो एक रैशनल बात कर रहे हैं ना, इमोशनल बात आप कर रहे हैं। मैं तो एक रैशनल बात कर रहा हूँ सर, मैं तो एक रैशनल बात कर रहा हूँ। आपकी मर्जी है सर, आपकी मर्जी है। जो आपका मीडिया जिस तरह से बिहेव कर रहा है, आप भी शायद फिर उसी तरीके से कर रहे हैं। काटजू साहब जो कि आप झूठ बोल रहे हैं सर वो सारे दुनिया ने कंडेम किया, पूरी दुनिया ने कंडेम किया है जाफर एक्सप्रेस को। वो सारे आप झूठ बोलने की आदत है नहीं। अब आपके शो में मैं कभी नहीं आऊंगा। आप बेशक सर, आप बेशक ना ये, आप बेशक ना ये, लेकिन आप बात तो सही करें। बात तो सारी ये है कि आप बात तो ठीक करें। आप सही नहीं कह रहे, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। ये सर अभी आप मुझे कह रहे थे कि इमोशनल होती है पब्लिक, आम जनता, तो आप एक मिनट रुकिए। आप मुझे सुनने आए हैं कि मैं आपको सुनने आया हूँ? नहीं, मैं तो आपसे बात पूछ रहा हूँ ना सर, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपसे ये, आप मुझे ये बताइए सर, क्या ये रैशनल है कि एक वाकया 10 मिनट के अंदर 6 किलोमीटर दूर उसकी FIR कट जाए? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, माफ करिए, मैं आपके शो में कभी नहीं आऊंगा। आप झूठ बोलते हैं, आप मुझे बोलने नहीं देते हैं और भरे हुए अपनी बकवास कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये FIR जो है वो आप ही की मीडिया दिखा रहा है, ये आप ही का मीडिया FIR दिखा रहा है, जिसमें 2:20 तक ये वाकया हुआ और 2:30 पे FIR कट गई, वो भी 6 किलोमीटर दूर। आप मुझे इसका जवाब दीजिए। बोलने नहीं देंगे, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आपके साथ तकलीफ यह है कि कोई आपके सामने ना बोले, बस इमरान सुल्तान बोले। ये कोई रवायती इंडियन जर्नलिस्ट या एंकर नहीं है। मैं तो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे जवाब चाह रहा हूँ, आप जवाब दीजिए उसका। मैं जवाब देना चाहता हूँ, आप जवाब नहीं सुनने को तैयार हैं, आप जवाब सुनने को तैयार नहीं है, आप बिल्कुल सुनने को तैयार हैं। आप अच्छा बोलिए ना सर, आप बताइए क्या इस FIR, सर ये FIR इंडियन मीडिया पे आई है।
सर ये एफआईआर इंडियन देखिए, मीडिया से आई है। मैं आप जवाब ही मुझे दे रहा हूं, बताइए, सुनिए तो। आप मुझे एक बात बताइए सर, सुनिए कि तो। वो जो आर्मी आप ऑफिसर, सर वो जो आर्मी ऑफिसर और उसकी बीवी मैं को जवाब दिखा रहे देना थे कि वो चाहता मर हूं, गए हैं, वो इंडियन मीडिया पे आके ब्लेम कर रहे हैं और इंडियन मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि जनाब हम जिंदा हैं। मैं ये जा तो रहा हूं, आपके आप चैनल्स सुनने पे को ना तैयार सर। नहीं है। अच्छा सॉरी, मैं नहीं आपसे बात करना चाहता हूँ, माफ करिए। सर आपकी मर्जी, सर आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। अब जाहिर है कि जहाँ पे रैशनल वर्सेस इमोशनल हो वहाँ पे फिर यही चीज़ें होती हैं, क्योंकि इंडियन मीडिया में हम देख रहे हैं कि एक वो जो आर्मी ऑफिसर उनकी बेगम को दिखाया गया कि जनाब वो मर गया और उसके साथ वो बैठी है। उसके बाद उन लोगों की ही वीडियोस जो है, मैं चाहूँगा कि मेरे प्रोड्यूसर ज़रा वो वीडियो भी नाज़रीन को दिखाएं कि जिसमें उन्होंने बाकायदा इंडियन मीडिया से कहा है कि हम लोग जिंदा हैं, हमारे साथ ये ना करो। नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक की कॉल है और ब्रेक के बाद हम इसी मौजू को मजीद आगे लेकर चलेंगे और बात करेंगे इंडियन जो एक आबी जारियत है, क्योंकि भारत अब बाकायदा आबी जारियत के ऊपर उतर आया है। क्या ये मुमकिन होगा भारत के लिए कि वो पाकिस्तान का पानी रोके या उसका रुख मोड़े? क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है? ये हम जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भारत आबी जारियत के ऊपर उतर आया है। उसने इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको मुअत्तल कर दिया। सिंतास मुआहिदा जिसके तहत पानी की तकसीम जो है इस रीजन में होनी थी उसको जो है वो मुअत्तल कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या टेक्निकली भारत इस मुआहिदे से रूगर्दानी कर सकता है? क्या टेक्निकली भारत पाकिस्तान के दरियाओं का पानी रोक सकता है या उसका रुख मोड़ सकता है? क्या ये पॉसिबल है? ये जानेंगे। हमारे साथ जुल्फ़िकार अली मेहतो सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मौजूद हैं और बहुत फोकस्ड है उनका इस निज़ाम के ऊपर, इस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। मेहतो साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा, क्या भारत के लिए मुमकिन है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को, जिसका ज़ामिन जो है वो वर्ल्ड बैंक है, उसको मुअत्तल कर सके यकतरफा तौर पर? जी शुक्रिया इमरान। एक्चुअली तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो इसका जो मोड है वो है परमानेंट मोड। इसको कहते हैं मुस्तकिल ट्रीटी। ना ही इंडिया यकतरफा तौर पे इसको छेड़ भी नहीं सकते, और इसके वजह से ही जो इंडस वाटर कमीशन बना था, जिसमें पाकिस्तान कमीशन इंडस वाटर्स होते हैं और इंडियन कमीशन इंडस वाटर होते हैं, ये मुस्तकिल कमीशन है। ये कमीशन इसलिए बनाया था वर्ल्ड बैंक ने, तो जब 1960 में मुआहदा हुआ था कि अगर कोई तनाज़ा उभरता है तो उसकी रेजोल्यूशन जो है वो पहले इस कमीशन लेवल पे हो। तो बहुत से जो केसेस हैं वो इस कमीशन ने ही हल किए हैं, लेकिन बात केस ऐसे से जिनमें किशन गंगा और बगलियार बहुत मशहूर केस हैं, वो फिर कमीशन अपने तौर पे अपने प्लेटफॉर्म पे हल नहीं कर सका, तो फिर उसको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में वर्ल्ड बैंक की या न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास ले जाना पड़ा। यानी ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको फिर कोई भी फ्रीक जो है वो आलमी बैंक को कह सकता है। अगर तो जो तनाज़ा है वो किसी टेक्निकल या नहीं, ये तय है कि किसी भी किस्म का कोई सियासी तनाज़ा हो या कोई और चीज़ हो, उस सूरत में भी ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये कायम रहेगी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कंपोजिशन। ये जो पूरा लॉ बना था, जो कानून बना था, जो कमीशन बना था, उसके तहत इसको खत्म नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। जी देखिए, जो आर्टिकल 12 है ना, वो आर्टिकल 12 की शिक 3 कहती है कि आप इसमें तरमीम कर सकते हैं किसी चीज की क्लास में या इसके किसी प्यारे में या आर्टिकल में, लेकिन तरमीम भी दोनों मुतफिका तौर पे होगी। और अगर वो तरमीम होने के बाद आप चाहते हैं कि इस तरमीम को खत्म कर दिया जाए, यानी मॉडिफिकेशन इन द तरमीम करनी है, तो तब भी दोनों का राजी होना, इत्तेफाक करे होना जरूरी है। और जो आर्टिकल 11 जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आर्टिकल 11 है। आर्टिकल 11 ये कहता है कि इसका किसी और चीज से कोई ताल्लुक नहीं होगा अदर देन वाटर डिस्प्यूट्स। वाटर के ऊपर अगर आपका कोई आपस में तनाजा है तो सिर्फ ये ट्रीटी उसको गवर्न करेगी। इसके अलावा इस ट्रीटी पे कोई जंग हो, कोई दहशतगर्दी हो, कोई और सियासी मामला हो पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान, वो इस ट्रीटी पे असरअंदाज नहीं हो सकता। तो ये बड़ी क्लियर बात है। ये अब आ जाते हैं सर दूसरा पॉइंट। सर मैं सेकंड पॉइंट वो ये कि आपने तो बात की इसके मुआहदे के हवाले से, ना दूसरा पॉइंट और अहम कि क्या टेक्निकली ऐसा मुमकिन है कि भारत जो है वो पाकिस्तान का पानी का रुख मोड़ दे या पाकिस्तान का पानी वो रोक दे? क्या टेक्निकली मुमकिन है भारत के लिए? देखिए टेक्निकली अगर तो मुमकिन
अब तो वो कहते हैं कि टीटी है ही नहीं, मुअत्तली की तो बात नहीं करे, वो कह रहे टीटी खत्म हो गई अपनी तरफ से। हाँ। तो ये ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अगर फर्ज करें कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त इंतहा पसंद हुकूमत है इंडिया के अंदर, वो अगर ये कर भी लेती है तो वो पाकिस्तान के किस दरिया का रुख मोड़ेगी? दो तरीके हैं। देखिए मैंने पहले भी अर्ज किया हुआ है हाँ। कि दो तरीकों से ये पाकिस्तान को तंग कर सकते हैं। एक तो ये है कि ये जो अभी जुलाई अगस्त में फ्लड आएगा, हाँ। या जो मानसून का हमारा सीजन हर साल फ्लड का आता है, तो इंडिया हमें एक 1989 का एक अलग माहदा है, ये इंडस वाटर ट्रीटी का माहदा नहीं है, ये राजीव गांधी और बेनजीर भुट्टो शहीद के दरमियान माहदा था। उसके तहत ये हमें एडवांस फ्लड की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो वो कहते हैं कि हम आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। तो पाकिस्तान को पे किसी और निजाम के जरिए अब ये देखना होगा कि दरियाए सतलुज में, रावी में और चनाब में, झेलम में कितना पानी इंडिया की तरफ से आ रहा है, ये मॉनिटर करना पड़ेगा। तो इस पे एक पाकिस्तान को तंग कर सकते हैं। लेकिन ये इंसानी अलमिया होता है। ये तो फ्लड किसी को पानी में डुबोना जो है वो एक जेनोसाइड के बराबर से हरकत होती है कि हम नहीं बताते आप डूबते हैं तो डूब जाए। इस पे पूरी दुनिया उनको जो है वो लानतान करेगी। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस पे भारत जो है कुछ इस मुआहदे को, इस मामले को आलमी अदालत इंसाफ जो है वो लेकर जा सकता है। पाकिस्तान को पूरा हक है इसके ऊपर। देखिए आलमी अदालत इंसाफ टीटी तो नहीं, दोनों का ये दुनिया में अनोखी मिसाल है कि दरिया जो है वो दो पाकिस्तान और इंडिया ने आपस में बांट लिए। इस तरह से नहीं कि आप बात करें तो कितने ही मुल्क उसको आपस में बांटते हैं, लेकिन किसी एक मुल्क की मलकियत उसके ऊपर नहीं है। वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वो एग्रीमेंट्स हैं। लेकिन ये जो हमारा जो ट्रीटी है ये बायलेटरल ट्रीटी है, इसको गवर्न नहीं करता इंटरनेशनल लॉ। इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना हमारे लिए, इंडिया के लिए ये मुमकिन नहीं है। लेकिन जब वो खत्म कर देंगे ट्रीटी तो इसके लिए हम वर्ल्ड बैंक में जाएंगे, और वर्ल्ड बैंक ही चूंकि इसका गारंटर है, और उसके पीछे अमेरिका जो है वो उसकी उसी ने नेगोशिएट कराई थी, ये वर्ल्ड बैंक उसी ने आगे किया था। तो अमेरिका लाजमी तौर पे इसमें आएगा। अच्छा, जो दूसरा आपका पहला सवाल था उसका दूसरा पार्ट ये है कि क्या उनके पास सलाहियत है कि वो पाकिस्तान का पानी कहीं रोक लें। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के जो दरिया इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक उनके कब्जे में है पूरी तरह, वो है चनाब और झेलम। इंडस रिवर जो है वो बहुत दूर है उनसे, वहां से तो वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंडस रिवर मेन जो बनता ही पाकिस्तान की टेरिटरी में, जीबी में आगे बनता है। तो यहाँ से दरिया स्वात और काबुल मिलते हैं तो फिर और ज्यादा पानी इसमें आता है। यानी इंडस रिवर का बनना जो है वो पाकिस्तान के अंदर टेरिटरीज में है, उसका इंडिया कुछ नहीं कर सकता। लेकिन चनाब और झेलम में वो कुछ कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए उनका एक चनाब की पहले बात करें तो सबसे बड़ा बगलियार जो है वो बिजली घर है। बिजली घर के पीछे एक छोटी सी झील होती है जिसका हेड क्रिएट करके फिर वो पानी टरबाइन पर डाल के आगे बिजली बनाना होती है। तो वो जो एक्टिव एक बार वन टाइम फिलिंग हुई है उसकी, वो जो है वो 3,21,000 एकड़ फिट पानी उन्होंने इस झील में रोका था, और वो पानी हमेशा से रहता है, वो पानी कहीं पे वो छोड़ नहीं सकते। उसके बाद फिर एक एक्टिव एक स्टेज आती है जब उस पानी के ऊपर एक एक्टिव स्टोरेज चाहिए होता है। वो वहां पे सलाहियत उनके रोकने की 32,560 एकड़ फीट, यानी 32,560 एकड़ जमीन पे 1 फुट पानी खड़ा करें तो वो 1 एकड़ फीट बनता है। तो अगला सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर भी जरा कमेंट कीजिएगा ताकि वक्त की कमी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, उसमें 10,000 उसमें एक्टिव इमरान, उसमें एक्टिव 10,000 एकड़ फीट है, और उसके आगे है दिल हुस्ती, वो 300 का प्लांट है, उससे भी छोटा है। तो ये मिला जुला के कोई समझिए कि आप 45-46,000 एकड़ फीट पानी यहाँ पे रोक सकते हैं पाकिस्तान का। लेकिन वो क्रूशल दिन होंगे जब ये रोकेंगे ना, तो ये अप्रैल में जब रोकेंगे तो या मार्च में रोकेंगे तो पाकिस्तान में खासतौर पे पंजाब में गंदम की फसल पक रही होती है तो आखिरी पानी चाहिए होता है। तो उस वक्त ये पानी डैम से अपने इस झील से रिलीज करके उसको दोबारा भरना शुरू कर देते हैं। 28 दिन का उनके पास लीवरेज है कि वो पाकिस्तान का ये पानी उस वक्त 1.5 लाख एकड़ फीट तक रोक सकते हैं। ये उनके पास सलाहियत है, लेकिन ऐसा करते नहीं वो। दूसरा अगला बात है दरिया झेलम पे किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 330 मेगावाट का। उसके आगे उड़ी 1, उड़ी 2, 2 और है। इनमें जो टोटल सलाहियत है पानी स्टोर करने की वो 15,000 क्यूसिक तो है, 14,900 क्यूसिक है किशन गंगा पे, और थोड़ी सी आगे है। तो ये मिला जुला के कुछ 75,000 एकड़ फीट 75,000 एकड़ फीट पानी वो पाकिस्तान का इन 6 बिजली घरों की झीलों में रोक सकते हैं।
इससे ज्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं है। इसके अलावा अगर मानसून का सीजन होगा तो वो तो पानी जो है वो नीचे आ नहीं है। इतना पानी का जखीरा करे तो फिर वो जो बिजली घर है उनके लिए भी काफी प्रॉब्लम होगा। इनका दोनों दरियाओं का इमरान इनका दोनों दरियाओं का जो सालाना बहाव है ना, हाँ। झेलम और चनाब का, वो 3 करोड़ एकड़ फीट है। तो 3 करोड़ एकड़ फीट में से वो सिर्फ 70,000 एकड़ फीट रोकने की ये नंबर्स आपने हमारे सामने रख दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि भारत जो है वो इस तरह के इकदाम करे। और रहा सवाल फिर इंडस वाटर कमीशन का, तो वो पिछले 3-4 साल से भारत जो है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा, इजलास भी नहीं हो रहे। फिर उसके बाद जो वाटर शेयरिंग डाटा है वो भी भारत 20 से 30% ही दे रहा है। इसके अलावा तो टेक्निकली ये जो मुआहदा है उसके ऊपर अमल दरामद भी पिछले 2-3 साल से नहीं हो रहा। अब देखना ये कि ये मामलात आगे कहाँ चलते हैं, किस तरह से जाते हैं, और जो इंटरनेशनल गारंटीयर वर्ल्ड बैंक इस वक्त मौजूद है उसका क्या रोल रहता है। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।